नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद में हूं प्रकाश मोहन जायसवाल। 16 बिल, 30 पिटीशन और पूरे देश में कई महत्वपूर्ण ऐसे कार्य बतौर राजनीतिक। हमारे साथ मौजूद हैं एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धी विजय मानकर साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। पूरे देश में एक अलग तरीके का काम, ना कोई ज्ञापन, ना कोई शोर शराबा, पिटीशन से लेकर कई ऐसे काम जो जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये पार्टी के रूप में और पार्टी अध्यक्ष के रूप में इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ का एक कंसेप्ट है। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। अभी जो दुनिया हम चल रही है ये तीन चीज़ों से चल रही है। पहले राजा महाराजाओं के पीरियड का जो समय था वो अलग था। तो रूल ऑफ लॉ पर यानी ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करना महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें लाना महत्वपूर्ण होता है। उस तरह के लॉज बनाने की ज़रूरत है। या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज है तो उसमें संशोधन या अमेंडमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए। उस तरह की नीति यानी पॉलिसीज़ बनना चाहिए। उस तरह की इंस्टीट्यूशंस बनना चाहिए, तब जाकर बदलाव आता है। अगर रूल ऑफ लॉ में वो चीज़ें नहीं आएंगी तो फिर बदलाव नहीं आता है। तो इसकी क्लैरिटी जो मुझे है, तो जो काम संसद में जाकर बाद में सांसद लोग करते हैं वो काम मैंने पहले करना शुरू किया है। बिल्कुल, इन विषय पर हम जाएंगे, लेकिन आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है और आपका शहडोल आगमन हुआ। एक विशेष कार्यक्रम में आप शहडोल आए हुए हैं, जबकि प्रदेश के राजधानी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक बेहतरीन कार्यक्रम कर रहे हैं। वो कार्यक्रम और आप जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो सभा करने जा रहे हैं, वो कितना फ़र्क है? इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए है क्योंकि वो गौरव दिवस के नाम पर जो है वो आदिवासियों के साथ छलावा कर रहे हैं। उनके अधिकारों को वो सुनिश्चित नहीं करना चाहते। और यहाँ शेड्यूल का जो कार्यक्रम है, जो आदिवासी समाज ने स्वयं लगाए हैं, वो आदिवासी अधिकार महासभा है। यानी जो अधिकार यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि आदिवासियों के ह्यूमन राइट्स है, जो उनके लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, या हिंदी में कहो तो जल, ज़मीन, जंगल, संस्कृति और स्वयं पहचान के जो अधिकार हैं, उसको जो संविधान में लाना है, उसको जो पेशा लॉ में लाना है, उसको जो पेशा नियम में लाना है और बाकी लॉस को जो अमेंड करना है, वो अधिकारों का आंदोलन ये आज का प्रोग्राम है। और जो बीजेपी का प्रोग्राम है, सरकारी जो प्रोग्राम है, जो बजट से किया जा रहा है और बीजेपी का झंडा लगाया जा रहा है, तो ये फेलियर प्रोग्राम है। क्योंकि यदि प्रधानमंत्री के प्रति इतनी चाहत होती तो आदिवासी खुद चलकर भोपाल गए होते। उनको पैसा देकर बस में बैठाने की ज़रूरत नहीं थी। इतने सारे लोग फिर भी गए हैं। आपका जो कार्यक्रम है वहाँ पे क्या कार्यक्रम होने जा रहा है और क्या बिंदु होंगे उस कार्यक्रम का? एक तो महत्वपूर्ण बात जो है, अभी जो पेशा नियम बनाने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार, जिसकी कॉपी जुलाई में जो है उन्होंने दी है, तो उसको पढ़कर मैं बात कर रहा हूँ। चाहे रेफरेंस के लिए मैं दिखा सकता हूँ 2 मिनट के लिए। तो ये जो है वो डिफेक्टिव रूल्स है। इसमें ग्राम सभा को कहीं भी अधिकार नहीं दिए गए हैं कि वो ज़मीन अधिग्रहण की परमिशन दे या ना दे। अगर ग्राम सभा उसको नकारती है तो सरकार क्या करेगी, इसकी क्लैरिटी इसमें नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मैं कह रहा हूँ बार बार, मिनरल राइट्स होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ रिलायंस के प्रोजेक्ट आए हैं और भी माइंस हैं। वहाँ आदिवासी की ज़मीन लेकर फर्जी ग्राम सभा कर वो जो है वो दे दी जाती है कंपनीज़ को, लेकिन वहाँ वो कंपनी में 5-10% का शेयर होल्डिंग राइट भी आदिवासियों को नहीं दिया जाता है। वो शेयर होल्डिंग राइट मिलना चाहिए, उसका प्रोविज़न रूल में होना चाहिए। और गवर्नर 5th शेड्यूल के अंदर जो रेगुलेशन निकालते हैं उसके तहत ये पॉसिबल है। MMDR एक्ट 1957 को अमेंड करके, ये ऑलरेडी मैंने पिटीशन में लिखा है, जो मैंने 26 जनवरी को दी है पूरे 10 राज्यों को, जिसमें मध्य प्रदेश की भी सरकार है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मना रहा है। कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। शहडोल का ही चुनाव क्यों किया? शहडोल का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये गढ़ रहा है। और अमरकूट जो है, अमरकंटक जिसको आप कहते हैं, वो अमूरकूट था। अमूरकूट ये जो है ट्राइबल कल्चर का बहुत बड़ा सेंटर था। और ये जो बेल्ट है यहाँ पर, यहाँ आदिवासियों में एक बहुत बड़ी जागृति है, चेतना है। और यहाँ का जो संदेश है वो केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में जाएगा, इसलिए शहडोल को चुना है। चूँकि आप एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक बड़े थीम को लेकर ये पार्टी काम कर रही है, पूरे देश में काम कर रही है, कई राज्यों में काम कर रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है और आपकी पार्टी, क्योंकि अगर आदिवासियों की बात करें तो हम आदिवासियों की पार्टी तो ऑलरेडी है ही, फिर दोनों की पार्टियों का जो सामंजस्य होगा वो वैचारिक या सैद्धांतिक रूप से कैसा करने की कोशिश की जाए? देखिए, गोंडवाना एक रीजनल पार्टी है, एपीआई एक नेशनल पार्टी है। आदिवासियों को नेशनल लेवल की पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि आदिवासियों का जो इशू है वो केवल नेशनल नहीं इंटरनेशनल भी है, क्योंकि ये यूएन से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको नेशनल लेवल की पार्टी चाहिए। गोंडवाना 2 राज्यों में है
और गोंडवाना का अधिकतर काम जो है वो ट्राइबल राइट्स पर है। एपीआई का काम ट्राइबल राइट्स पर भी है और भारत के तमाम लोगों पर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। लेकिन जहाँ तक ट्राइबल राइट्स का सवाल है, राइटिंग में जितनी चीज़ें हमने लाई है वो इंडियन हिस्ट्री में कोई नहीं ला पाया, लेकिन गोंडवाना ने भी कुछ अच्छा काम किया है। तो अगर बात बनती है तो अलायंस करने में कोई दिक्कत नहीं, हम उसकी कोशिश करेंगे। हमको जो जानकारी मिली है, आपने 16 बिल संसद के लिए और लगभग 30 पिटीशन, जो बिल की बात करें अपन, तो आपके हिसाब से जो बिल 16 बिल में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिल कौन सा था जिस पर सबसे ज़्यादा काम हुआ हो? सभी बिल महत्वपूर्ण है अगर देखा जाए तो। आप मुझे पूछेंगे तो 2 बिल मैंने तमाम देशवासियों के मानव अधिकारों के लिए दिए हैं। जैसे देखिए, आज हमको बोलने की आज़ादी है, लेकिन अगर हमें रोज़गार नहीं है, अगर हमारे पास घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो इसका अधिकार नहीं है। प्रोविडेंट फंड पेंशन नहीं है अगर, तो इसका अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये तमाम राइट्स के लिए तमाम भारतीयों के, तमाम देशवासियों के, वो मेरे लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर भारत की चुनावी व्यवस्था डिफेक्टिव है। देखिए आप, अभी हम 545 MP है, जबकि हमारे देश में जो है 1500 MP होना चाहिए मेरे हिसाब से लोकसभा में। अभी जो नई संसद बन रही है वो मेरे वजह से बन रही है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 10 बिल जब दिए 2017 में बना के संसद को, और कैलकुलेशन करके दिया कि ये सांसद कैसे बढ़ सकते हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में कितने होना चाहिए और पीआर सिस्टम एफपीटीपी में कितने होना चाहिए। ये जब मैंने कैलकुलेशन करके दिया, उसके बाद अभी 888 सांसदों का फिगर निकाल के नई संसद बन रही है। अगर मैं ये नहीं करता तो नई संसद नहीं बनती थी। तो उस लिहाज से चुनावी व्यवस्था के बिल भी महत्वपूर्ण है, और ऑफकोर्स आदिवासियों के अधिकार के और रिजर्वेशन के बिल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये तो चुनावी व्यवस्था को लेकर, इसके अलावा और जो बिल रहे होंगे देश के विकास के लिए? जो ह्यूमन राइट्स का बिल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप मुझे पूछेंगे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स तो देखिए सब मानवों के मानव अधिकार हैं। वो कोई भी हो, वो कौन से धर्म को मानता है या नहीं मानता है, कौन से कम्युनिटी में है या नहीं, किस राज्य में रहता है, गांव में रहता है या शहर में रहता है, कोई मायने नहीं है। UDHR कहता है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, यानी सारे मानव जो है वो समान पैदा हुए हैं अधिकारों में और गरिमा में, और सबके ह्यूमन राइट्स होते हैं और सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। उस लिहाज से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं है। वो अमेंडमेंट के बिल्स मेरे लिहाज से अगर आप पूछेंगे तो वो तमाम देशवासियों के अधिकार और विकास को गारंटी करते हैं, जो गारंटी संविधान में नहीं वो करते हैं, इसलिए वो बिल मेरे लिहाज से स्पेशल है। अधिकार और आरक्षण, जब अधिकार के लिए, मानवाधिकार के लिए आपने बात रखी है, लड़ाई लड़ी है, तो ये आरक्षण को किस हिसाब से देखते हैं? और अगर इसका क्लासिफिकेशन करें पूरे देश में, जातिगत के आधार पर करना चाहेंगे या उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर करना चाहेंगे, कि ये लगातार ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण की ज़रूरत है। जिस दिन भेदभाव समाप्त हो जाएगा तो आरक्षण की ज़रूरत शायद 50 साल बाद समाप्त हो जाएगी। देखिए, भेदभाव एक तो सामाजिक लेवल पे है, सांस्कृतिक लेवल पर है, फिर आर्थिक लेवल पर भी होता है और पॉलिटिकल लेवल पर भी होता है। पर आरक्षण बेसिकली जो दिया गया वो सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर जो भेदभाव था, उसके वजह से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कम्युनिटी बेस्ड रिजर्वेशन है, और इकोनॉमिक्स का क्राइटेरिया उसमें नहीं है। ऑफकोर्स बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो OBC के केस में जो लिमिट लगाया वो सुप्रीम कोर्ट का व्यू था। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ये वर्ड है, यानी हम अगर आर्टिकल 16(4) को या 15(4) को पढ़ते हैं तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहा गया, यानी जो सामाजिक तौर पर पिछड़ गए, जो शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उनको रिजर्वेशन का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। 50 साल बाद शायद नई परिस्थिति आ सकती है, 2 पीढ़ी के बाद। 75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, क्या अभी भी आरक्षण का मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है? हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, पार्टी जीतती हैं, हारती हैं, आरक्षण को मुद्दा बनाती हैं। ऐसे में कितना इसको आप महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर ठीक से लागू कर दिया जाए तो मुझे लगता है 2 पीढ़ी से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ठीक से लागू ही नहीं किया। अभी देखिए आप, OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। अब OBC की आबादी लगभग 50% है, उसको 27% भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 14% केवल रिजर्वेशन, वो भी हाई कोर्ट में लटक गया है, जबलपुर में जो है वो। तो ये तो चीज़ें सेटल ही नहीं हुई जो, और फिर कह रहे 75 साल हो गई। भाई 75 साल में अगर 50 साल भी सेटल हो जाती तो शायद हम 21वीं शताब्दी में रिजर्वेशन को छोड़ने की बात कर रहे होते। लगभग 3 दर्जन पिटीशन, यस, 3 दर्जन पिटीशन कई विषयों के ऊपर है। जैसे अभी मैं लेटेस्ट से शुरू करता, अभी OBC की जनगणना होनी चाहिए,
इस पे मेरा पिटिशन है, जिस पे अमित शाह जी का जो मिनिस्ट्री है, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसको बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो जस्टिफिकेशन दे रही थी 14 जस्टिफिकेशन को मैंने पॉइंट बाय पॉइंट जो है ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में डिस्प्रूव किया कि ये कैसा आपका व्यू गलत है और ऑन द कॉन्ट्ररी क्यों होना ज़रूरी है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रही है, सब जुडाइस है, तो उसका डिसीजन आएगा। वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी दिक्कत हुई। फिर ट्राइबल कोड होना चाहिए धर्म के कॉलम के अलावा, आदिवासी अपना कोड लिखना चाहते संस्कृति का, वो एक पिटिशन है। उसके बाद में नो रिलीजन का कॉलम होना चाहिए, जो पहले हुआ करता था। लगभग 2001 के सेंसस तक नो रिलीजन का कॉलम था कि जो लोग कोई भी धर्म को नहीं मानते, धर्म को मानने वाले भी है और धर्म को नहीं मानने वाले, पर धर्म को जो नहीं मानते उनका कॉलम नहीं, वो वापस लाने के लिए मेरा एक पिटिशन है। फिर पीपल्स बजट, यानी बजट बनना कैसा चाहिए, उसमें भारत के तमाम लोगों के लिए कैसे प्रोविजन होना चाहिए। जैसे एनवायरमेंटल बजट हमारे देश में नहीं होता था, महिलाओं के लिए स्पेशल बजटिंग नहीं होता था, वो मेरी 2015 की पीपल्स बजट के पिटिशन के बाद में जो है हुआ है। और फिर छोटे बड़े इश्यूज़ के ऊपर बहुत, जैसे अभी ट्राइबल रूल्स, जो भी पेशा रूल्स है, उसके ऊपर मैंने पिटिशन किया 26 जनवरी को। तो ऐसे फिर मिसलेनियस बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ज़्यादातर आदिवासियों का उपयोग चुनावी रैली वोट के लिए किया जाता है। आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, आपका भी उद्देश्य कहीं वोटिंग तो नहीं? वोट तो देखिए, हर नागरिक का वोट हर पार्टी को चाहिए और मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई वहाँ है कि जब हम केवल वोट लेना चाहते हैं लेकिन उनके अधिकार और विकास को गारंटी नहीं करना चाहते, हम वो नीति को डिक्लेयर नहीं करते, उसके प्रति हम प्रामाणिक नहीं होते हैं, उस पर हम काम नहीं करना चाहते। दिक्कत वहाँ पर है। हर पार्टी जब पॉलिटिक्स में है तो वोट तो उसको चाहिए और वोट हर एक का चाहिए, लेकिन वो वोट नागरिक को सुजान करके हो, उसके अधिकार और विकास की गारंटी देकर हो और वैसा काम वो पार्टी करे, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि लड़ाइयाँ उनके लिए लड़ी जाती हैं, लेकिन जीत जब होती है तो उनकी खुद की होती है, किसी और की। आपको जब इस रूप में लेते हैं इस पूरी टीम को या पूरे थीम को लेकर, तो इनमें आपका उद्देश्य क्या है कि इनको जागरूक करना, इनके उद्देश्य को लड़ना है या उनको प्रतिनिधित्व कराना भी अपने पार्टी का एक उद्देश्य? तीनों चीज़ें हैं। देखिए, एपीआई हर नागरिक को सुजान बनाना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि यूरोप जैसा हो जाए। आप देखिए, फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, हॉलैंड में, फिनलैंड में क्यों बीजेपी कांग्रेस जैसी आपको धोखेबाज पार्टीज़ नहीं मिलेंगी? क्योंकि वहाँ का नागरिक ही सुजान है। जिस दिन भारत का नागरिक सुजान हो जाएगा, लोकतंत्र जो है वो सफल हो जाएगा, सुजान हो जाएगा। आई ऑलवेज से इन इंग्लिश, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स सिटीजनशिप। यानी अगर नागरिक सुजान होंगे ना तो नेता और पार्टी ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। तो मैं भारत के हर व्यक्ति को सुजान बनाना चाहता हूँ, हर व्यक्ति और कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व गारंटी करना चाहता हूँ और हर व्यक्ति परिवार और कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। ये मेरी पार्टी का जो है वो क्लियर एजेंडा है। जब तक कि आपकी पार्टी सत्ता पे नहीं आती, क्या सरकारों से आप बात करते हैं कि? अभी तक तो मैंने केवल बिल्स और पिटीशन के माध्यम से बात की है, इन पर्सन बात नहीं की, लेकिन अगर देश के लिए, लोगों के लिए बात करनी पड़े तो उसमें बुराई क्या है? वो अपोजिशन पार्टी है, दुश्मन तो नहीं है। राजनीति में मैं नहीं समझता कि कोई दुश्मन होता है, अपोनेंट्स होते हैं, दुश्मन नहीं होते हैं। और लोगों के लिए अगर बात करनी पड़े तो की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नीतियों को लेकर, विकास को लेकर सरकार बनने की तैयारी निश्चित रूप से हर एक पार्टी की होती है, तो आपका उद्देश्य क्या है? सेंट्रल पे सरकार बनाने का है या स्टेट पे? दोनों जगह की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रायोरिटी यह है कि हम पहले पार्लियामेंट में एंटर हो जाए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, और ऑफ कोर्स अगर विधानसभाओं में जीते तो खुशी होगी, और फिर दोनों जगह गवर्नमेंट्स बनाने की तैयारी हो। निश्चित रूप से इतनी जल्दी पार्टी का विकास, और अगर हम सीट की बात करें तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में और कौन कौन सी पार्टियां हैं जो आपके समकक्ष, आपके विचारों के अनुरूप काम कर रही है और उनको आप अपने साथी के रूप में देखते होंगे? मेरे समकक्ष तो मैं नहीं कह पाऊँगा क्योंकि ये तो वर्ल्ड लेवल का पॉलिसीज़ है, लेकिन जो भी कुछ अच्छी बातें कर रही हैं, अच्छी पार्टीज़ कर रही हैं, तो कुछ पार्टियों उसका नाम मैं ले सकता हूं। अगर लेने के लिए कहूं तो वैसे अलायंस के लेकर तो बात नहीं हुई। साउथ इंडिया चले जाओ तो मैं डीएमके को देखता हूं एक तरीके से, जनता दल सेक्युलर है उसको मैं देख सकता हूं। फिर जो है थोड़ा सा अगर ऊपर आ जाऊं तो मैं तृणमूल कांग्रेस को उस लेवल से देख सकता हूं कि उनका व्यू थोड़ा सा एक पॉजिटिव है। फिर आरजेडी और जो एसपी है, तो ये दो पार्टीज़ में थोड़ा सा मैच्योरिटी है। आम आदमी पार्टी से उम्मीद थी, पर आजकल केजरीवाल जी कलर बदल रहे, वो भी धर्म की राजनीति की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा उनको टेस्ट करना चाहूँगा। और फिर गोंडवाना जैसी पार्टीज़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कल्चरल कंटेक्स्ट में कुछ जो है जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। फिर कुछ पीस पार्टीज़ जैसी पार्टीज़ हैं, उनका मैं नाम ले सकता हूँ।
तो है इंडिया में 10-15 पार्टीज तो ऐसे हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ कि एपीआई क्या तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन 5-10% जो है वो 10-20% उनके करीब आती है। राजनीति की बातें तो बहुत सारी होगी। अब हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद के आधार पर जो पार्टियां बनती हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? आपको लगता है कि ऐसे करके या ऐसे इस दृष्टिकोण से पार्टी बना के देश का विकास किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, मेरा ये क्लियर मानना है कि जाति और धर्म और क्षेत्र और भाषा के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स भी नहीं होना चाहिए। और इस आधार पे अगर होगा तो इंडिया और 50 साल पीछे जाएगा, जबकि हमको अमेरिका चाइना के बराबर जाना है। तो अमेरिका चाइना के बराबर जाना है तो विज्ञान के आधार पर, ज्ञान विज्ञान और मानवता के आधार पर जाना पड़ेगा। शेड्यूल ट्राइबल बाहुल्य संभाग है, या मध्य प्रदेश की बात करें तो अधिकतर आदिवासी बाहुल्य ज़िले हैं, क्षेत्र हैं। वैसे में शेड्यूल की जो समस्याएं हैं आदिवासियों की, वो आप इतने कम प्रवास में किस तरीके से देख पाएँ और इनका निदान कैसे हो सकता है? अभी जो मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर, एक तो काफ़ी जो है प्राइवेट कंपनीज और माइनिंग में विस्थापन लोगों का हो रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। फिर आप ही लोगों ने, प्रेस वालों ने भी कुछ बताया, कॉलेजेस में भी बहुत ज़्यादा उनको पैसा मांगा जा रहा है। फिर फर्जी रिजर्वेशन की सर्टिफिकेट्स के आधार पे कुछ लोगों को नौकरियां जो है वो दी जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे कुछ मेजर मुद्दे जो हैं वो उभर कर आ रहे हैं, और भी मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ, और एक ही साथ में मैं इसको जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर मैं उनको गाइड भी करूँगा और पार्टी की तरफ से भी उसका प्रयास करूँगा। मानकर साहब, हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो जिस तरीके से कई मुद्दे होते हैं जिस पर लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, और हम खासतौर से अभी की जो बात करें तो विपक्ष की जो भूमिका है वो बहुत निर्बल होती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? उसका दो मैं कहूँगा कि नीति और नेतृत्व। देखिए, जो अगर किसी भी पार्टी और नेता के पास नीति स्पष्ट नहीं है तो उसके अंदर जो एक कन्विक्शन आना चाहिए, जो एक वैचारिक जो स्पष्टता आनी चाहिए और उसकी जो शक्ति आनी चाहिए, वो कमज़ोर रहती है, और वो फिर उसके पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है, और वैसा ही फिर वो पार्टी में ट्रांसलेट होता है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसलेट होता है। तो मैं समझता हूँ कि नीति और नेता की जो है वो कमज़ोरी है, और वही कमज़ोरी फिर पार्टी में आ रही है। उसके वजह से जो अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए वो अपोजिशन पार्टीज नहीं कर पा रही है। और फिर हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी का है, तो उसको अब देखिए, अब जैसे केजरीवाल उसको धीरे धीरे बाय कर रहे हैं, कांग्रेस बाय कर रही है। भाई वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो साइंटिफिक नहीं है, वो मानवतावादी नहीं है। उससे अलग हमको जो है मानवता के आधार पर, डेमोक्रेसी के आधार पर एजेंडा फिक्स करना चाहिए। वो ना करते हुए उसका डुप्लीकेशन करना, सॉफ्ट हिंदुत्व को बोरो करना, ये जब गलतियां पार्टी करने लगती है तब उनकी शक्तियां क्षीण होती है। धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म का समावेश किसी भी विकासशील देश के लिए राजनीतिक रूप से कितना खतरनाक साबित हो सकता है? बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आपको मिडिल ईस्ट को देखना है तो फिर आप देख लीजिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में इसलिए तो इतनी प्रॉब्लम रही, जब भी आप धर्म के आधार पर राजनीति करेंगे तो आपके देश बर्बाद हो जाएंगे। चाइना को देखिए, चाइना धर्म को नहीं मानता, वो आज अमेरिका को जो है वो सरपास कर रहा है। जापान को देख लीजिए, वो धर्म को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता। यूरोप की कंट्रीज़ को देख लीजिए, वो धर्म को उतना महत्व नहीं देते। वो सबसे विकसित जो है वो राज्य है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। तो राजनीति में धर्म होना ही नहीं चाहिए। धर्म ये एक व्यक्तिगत सब्जेक्ट है, किसी को लगता है वो माने या ना माने, पर जब उसको राजनीति में जब उसका ट्रांसलेशन होता है तो देश के लोग और देश बर्बाद होता है। बिल्कुल। अगर भारत पाकिस्तान के विभाजन से भी अगर हम लोग ये नहीं सीखे होंगे तो मैं समझता हूँ फिर हमसे ज़्यादा ना समझ कोई नहीं है। अगर कोरोना के बाद की बात करें तो जिस तरीके से महंगाई को लेकर काफ़ी लोगों में आक्रोश है, सरकार उसके पीछे कई बड़ी बातें कहती है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, कोरोना का मैनेजमेंट मैं समझता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट का ठीक नहीं था। देखिए, कोरोना तो एक वर्ल्ड लेवल का जो है वो एपिडेमिक था, तो वो तो एक प्रॉब्लम था ही। लेकिन कोरोना देखिए, एक तो जब से शुरू हुआ, जब हमारे पहले कोरोना के पेशेंट्स केरला और बॉम्बे में आ रहे थे, वहाँ से लेके जो पॉलिसीज़ बननी थी वो नहीं की। फिर एकदम एक दिन में आके फिर लॉकडाउन कर दिया। तो वो लॉकडाउन करने की वजह से भारत का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वो बर्बाद हो गया। श्रमिक और मजदूर बर्बाद हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बर्बाद हो गई बहुत बड़े पैमाने पर। फिर जो रिलीफ पैकेज देना चाहिए था लोगों को, जिसको इनकम ट्रांसफ़र हम करते हैं, वो बिल्कुल नहीं दी, और उसके वजह से लोग जो है वो कुपोषण में भी मरे, भूखे मर गए, हमने ये देखा है। ये एक पार्ट था। जब सेकंड वेव का पार्ट था तो वैक्सीन की तैयारी जो 4 महीने पहले करनी चाहिए थी, उस समय रैलीज करने में बिजी रहे इलेक्शंस में। तो मैं समझ, चाहे बिहार का इलेक्शन हो या बाद में बंगाल का इलेक्शन हो, तो कोरोना तो एक वर्ल्ड लेवल का डिसीज़ था, पैंडमिक सब जगह था, लेकिन उसका मैनेजमेंट इंडिया में प्रॉपर नहीं हुआ। फिर जब जाकर लोगों ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब जाकर फिर धीरे धीरे ये चीज़ सुधरी है। और उसका आर्थिक जो
लॉस है वो भारत के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सबसे ज़्यादा हुआ है। मानकर साहब, यदि हम बात करें कि आरक्षण की बात करें राजनीति में, अगर जातिगत आधार पर जिस तरीके से आरक्षण आदिवासियों को मिलता है, क्योंकि खासतौर से आप पिछड़े लोगों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपने देखा है कि अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो जो 8 विधानसभा उसमें 6 शायद आदिवासियों के लिए वो आरक्षित हैं, बावजूद उसके भी आरक्षण और सत्ता में आने के बाद भी वो क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते। क्या समस्याएं आती हैं? 2-3 एंगल्स है। एक तो जो लोग जीत कर जाते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि उनको नीतियों के विषय में समझ होनी चाहिए, उन्होंने उस पर बात करनी चाहिए, कानून कैसे बनते हैं, उसमें क्या प्रोविजंस होने चाहिए, इसकी उनको समझ होनी चाहिए, काम होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है ये प्रॉब्लम केवल SC/ST के MPs MLAs का नहीं है। भारत के 90% जितने पार्लियामेंटेरियंस और लेजिस्लेटर्स हैं, उनको ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड पॉलिसीज़ की समझ ही जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। आप देखिए ना, अगर यही मैं पार्लियामेंट में कहूँ और पार्लियामेंट में या वेरियस स्टेट में जनरल कम्युनिटी के भी जो MLAs और MPs हैं उनकी अगर मैं बात करूँ, तो अभी देखिए ना, किसान के जो बिल है वो तो पूरे संसद ने बनाए हैं, उसमें तो केवल रिजर्वेशन के MPs नहीं थे, पर वो डिफेक्टिव लॉ है, जो किसानों के 3 कानून हैं वो हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे पूरे पार्लियामेंटेरियंस की है। हाँ, लेकिन जो रिजर्वेशन से गए उन पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है कि उन्होंने करना चाहिए। दूसरा इसका कारण है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो 10th शेड्यूल में हमने लाया कि भाई पार्टी व्हिप इशू करेगी और उसका अगर उल्लंघन होता है तो उसका जो मेंबरशिप है MLA का जो है या MP का, वो सस्पेंड कर सकती है पार्टी। तो फिर उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको जो है रेन्यूमरेशन नहीं मिलेगा, तो उसका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाता है। तो इससे भी बहुत सारे MPs MLAs डरते हैं। तो हाँ, एक पार्टी से चुनकर आने के बाद दूसरे पार्टी में ना जाए, इसके लिए तो एंटी डिफेक्शन ठीक है, लेकिन बाकी किसी भी बिल पर अगर वोटिंग करना है तो उसमें एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होना चाहिए। 16 बिल, 30 पिटीशन, इसके बाद अगली तैयारी क्या है? अगली तैयारी, मैं तो स्वयं संसद जाना चाह रहा हूँ 2024 में। मेरे साथ MPI की कितने MPs जीत सकते हैं वो तैयारी है। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में एक अल्टरनेटिव निर्माण हो, BJP और कांग्रेस को, इसकी ये तैयारी है। और ये मेरे 16 बिल्स जो है एक्चुअली भारत में लागू हो जाए। जब मैं संसद जाऊँगा तो इस पर और काम करूँगा। फिर और 2-4 सब्जेक्ट्स हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का सब्जेक्ट है कि हमारे देश में न्यायपालिका की जवाबदेही कैसी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हमारा जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होने के बावजूद हम लोग जजेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, जबकि एग्जामिनेशन से आना चाहिए। फिर इसमें सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है जुडिशरी में, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम है। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का बिल मैं बनाना चाहता हूँ। पार्लियामेंट के रूल्स ठीक नहीं है हमारे फंक्शनिंग के। जैसे अगर आप भारत में बहुत विद्वान हैं, आपको संविधान और कानून की समझ है, तो आप अपनी संसद को बिल देते हैं तो वो बिल एज अ प्राइवेट मेंबर बिल टेबल होना चाहिए, पर वो प्रोविजंस नहीं है। फिर देखिए, जैसे किसान बिल में हमने देखा कि डिफेक्टिव लॉ बने। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि जो प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी है और ऑनगोइंग लेजिस्लेटिव बिजनेस में स्क्रूटनी होना चाहिए, उसके रूल्स हमारे पार्लियामेंट में क्लियर नहीं है। तो वो रूल्स के अमेंडमेंट का प्रोविज़न मैं करना चाहता हूँ। और भारत के एजुकेशन सिस्टम को जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर, नॉलेज के आधार पर और ह्यूमैनिज्म के आधार पे कैसे ट्रांसफॉर्म हो, वो उसके लिए स्पेशल पॉलिसीज़ का ऊपर काम करना चाहता हूँ। इन जनरल 10 साल में हम इंडिया को चाइना अमेरिका के बराबर कैसे ले जा सकते हैं, उस पर मैं काम करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं स्वयं पार्लियामेंट एंटर होना चाहता हूँ। मेरे पार्टी से लोगों को ले जाना चाहता हूँ पार्लियामेंट में जिताकर, और वेरियस स्टेट्स में भी जिताना चाहता हूँ। पूरे देश में मेंबर्स, विधायक जाना चाहते हैं, कोई पार्लियामेंट, कोई विधानसभा, और सबसे ज़्यादा टारगेट क्या है? कौन सा स्टेट से शुरू करेंगे? अब भाई, हम मध्य प्रदेश में बैठा हूँ तो मैं MP का ही नाम लूँगा। MP है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान है, UP है, तेलंगाना है, उड़ीसा है। ये तमाम जो स्टेट्स है, फिर कुछ साउथ इंडिया के भी स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका है। तो ये स्टेट्स आप समझ सकते हैं, थोड़ा UP के अंदर में भी जो है वो करेंगे। तो ये तमाम स्टेट्स में आप समझ लीजिए, बिहार में बहुत अच्छा स्कोप है API को। तो ये तमाम स्टेट्स में कहीं से भी जो है ज़्यादा फोकस है। ये 8-10 राज्यों में ज़्यादा फोकस है और इन जनरल पूरे कंट्री में फोकस है। बिल्कुल मित्रों, तो ये थे API के प्रेसिडेंट, और काफ़ी बातें इन्होंने की। खासतौर से देश की स्थिति आप समझ सकते हैं कि देश को किस तरीके, चाहे वो क्षेत्रवाद के आधार पर हो, जातिवाद के आधार पर हो, कई मुद्दों को लेकर बोर्ड की राजनीति तो खेली जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर, विकास के आधार पर, और जो हमारे थीम है दशा और दिशा हमारी कैसे एक हो और उसके आधार पर कैसे हम देश का विकास कर सकें, ये प्रेसिडेंट साहब ने बताया। और आज का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है
उस कार्यक्रम के लिए आज ये शैडो लाए हुए थे। सर, हमसे बातचीत करने के लिए और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जो भी कार्यक्रम उसके लिए ऑल द बेस्ट। प्रकाश जी धन्यवाद, आपने समय निकाला और स्पेशली इंटरव्यू लिया। थैंक यू।